हेलो बच्चों। इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। और तो मैंने एक दूसरा सेशन क्रिएट किया है, ठीक है, सेकंड सेशन क्रिएट किया है, जिसमें आई थिंक मैं लाइव दिख रहा हूँ। तो एक बार इसको करता हूँ कॉपी। देखा जाए बच्चों के पास आवाज़ जा रही है, स्टार्ट हो गया है। हम्म। मैं तुम्हें ना एक मैसेज टाइप करके लिख रहा हूँ। बच्चों, नया सेशन क्रिएट किया है, उसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ। ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या हुआ कि मैं पहले तो टेलीग्राम ग्रुप में जाता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर अरे यार, इसे टेंशन हो गई आज। एक तो लेट भी हुआ। ये रहा कॉपी किया और बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो। टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो। अरे यार, अब क्या फर्जी फर्जी चीज़ हो रही है। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ गया? नया लिंक बनाया है, उसमें आ जाओ। बच्चों देखो, मैंने टेलीग्राम में ये मैसेज टाइप करके डाल दिया है, ठीक है। मैसेज मैंने टेलीग्राम में टाइप करके डाल दिया है कि उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई थी, थोड़ी दिक्कत हो गई। ये चल रहा है ना टेलीग्राम में? हाँ, तो सॉरी, ठीक है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। तो जो पुराना स्ट्रीम था ना बेटा, वो चल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या करा, एक सर हैं वो देख रहे थे, तो उन्होंने तुरंत कॉल किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं तो बच्चों का आज भारी नुकसान हो सकता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा होता है कई बार, आप क्या करो कि नया खोल लो, ठीक है। तो फिर वही है, तो मैंने एक नई स्ट्रीम बनाई और नई स्ट्रीम में जाकर इसको डाल दिया। तो आई होप कि अब ये वाला सेशन आ रहा होगा और अच्छे से आ रहा होगा। तो पहले तो इसको बंद करो, इधर वाला यूट्यूब वाला बंद करो, इधर का यूट्यूब बंद करो। हे भगवान, आज सही चलना, नहीं तो यार बहुत गालियाँ पड़ेंगी उसको। चलो 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 चलो। स्टूडियो मोड। ये नेट का भी इशू है क्या? आज आज नेट का भी इशू लग रहा है। हेलो बच्चों, दिस इज शैलेश हियर, ठीक है। आज थोड़ी सी टेंशन हो गई। क्या टेंशन हुई मुझे खुद नहीं पता चल रहा है, क्या हुआ, मैं खुद ही वो हो गया, ठीक है। तो एक आप लोग को लिंक बनाकर भेजा था। उस लिंक में जब मैं अभी स्टार्ट कर रहा था तो अटक गया। मुझे लगा मेरा नेट बंद हो गया, तो मैंने अपने नेट को क्रॉस चेक किया, वो करा। उसके बाद मैंने कुछ बच्चों को बता भी दिया था कि शायद मैं कैंसिल कर दूँ। तो जैसा ही ऐसा मैंने एक सर को भी भेजा, तो उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया, उन्होंने चेक किया। उन्होंने कहा कि अगर नहीं हो रहा है तो नया सेशन क्रिएट कर दो। तो मैंने एक नया सेशन क्रिएट किया है। आप लोग फटाफट इस सेशन को ज्वाइन कर लो और अपने बाकी दोस्तों को भी बता दो कि पुराना वाला सेशन गड़बड़ है। उस पर चलो, ठीक है। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है और हम लोग लेट भी हो गए आज, ठीक है। तो मेरी गलती के कारण लेट हुए हैं, पर मैं इसमें पता नहीं यार क्या बोलूँ। ठीक है, तो आज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन चैट में जुड़ गया है? रोहित है। रोहित बहुत ही पुराना स्टूडेंट है, बहुत ही पुराना, बहुत ही स्पेशल बच्चा है मेरा। रोहित साई, हेलो बेटा, हेलो। आकाश रिप्रेजेंट अलोला। आकाश, इसका क्या मतलब होता है अलोला? बता दिए मुझे, ठीक है। और याशी जुड़ गई है, हाय सर, हाय बेटा। आप लोग का थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया मेरे कारण, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ठीक है। और मंडे को मैं शायद नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। 2 बार ऐसा हो गया, मंडे को मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, थोड़ा शेड्यूल मेरा है, कुछ और कामों में बिजी रहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मंडे के बदला संडे को लगा लूँ, तो एक बार संडे ले लेंगे क्लास। मंडे को मैं आ नहीं पाऊंगा, तो आज जैसे ट्यूसडे आ गया, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, मतलब संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, इस तरीके से कम 3 दिन आ जाते हैं। और लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कहा था कि डाउट्स नहीं आ रहे, तो तुम लोगों ने मेरे व्हाट्सएप को और उधर टेलीग्राम को मतलब डाउट से भर दिया है, ठीक है। इतने सारे डाउट्स आ गए, मैं आज कंफ्यूज हो गया था कि किसको सेलेक्ट करूं और किसको नहीं। कम से कम क्या बताऊं, 75 से 80 क्वेश्चन तो थे ही। तो आज इतना डिस्कस तो नहीं करने वाले हैं, आप लोग को भी पता है। तो अलमाज भी आ गई है।
हेलो अलमास बेटा, मिस्टी शर्मा जेई स्टूडेंट हियर। कोई बात नहीं बेटा, गॉड स्लाइसर गेमर आई एम बैक अगेन सर। हेलो गॉड स्लाइसर, नाम तो इतना खूबसूरत रखा है ना। ये गॉड स्लाइसर मेरा बच्चा है, ठीक है, और लिटरली ये हीरो है। आई रियली लव दिस गाय, ठीक है। नाम नहीं बताऊंगा इसका, ठीक है, गॉड स्लाइसर का। तो ये बच्चा है ना, ये वो स्पेशल बच्चा है जो हमारे बीच में है और इसने कोरोना को मात दिया है, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रांग बच्चा, बहुत ही प्यारा बच्चा। और बेटा इस बार तो आपने कोरोना को मात दिया है ना, अगली बार कोरोना का इलाज भी आप ही लेकर आओगे, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर बनना है। आई होप कि तब तक कोरोना खत्म हो जाए, ठीक है, कोविड 19 खत्म हो जाए। पर इस तरीके का कभी भी अटैक हो, इस तरह के वायरस का, बीमारी का, तो अपना ये गॉड स्लाइसर उसका इलाज भी लेकर आए। तो रेडी रहना, गॉड स्लाइसर अपन को बनना है डॉक्टर। तो हेलो स्टार, अरे बेटा अलवास क्या बोल रही है आकाश। ये फिक्शनल रीजन है अलोला, उधर सब अलोला कहकर ग्रीट करते हैं। ओके आकाश, अलोला। तो ये कहाँ पर है, किस मूवी का है? चलो ठीक है ना बच्चा पार्टी, तो स्टार्ट करता हूँ। हाँ एकदम गॉड स्लाइसर 100% बेटा, एकदम फोड़ के आना है। और हाँ, बहुत टेंशन चल रही है मार्केट में, नीट होगा नहीं होगा। तो देखो इतना तो पक्का है कि आपको जब भी होगा आपको अपियर होना है, और अपियर होना है और सिलेक्शन लेकर आना है, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऑप्शन नहीं है अपने पास। आज भी मैं नहीं आ रहा था, ठीक है, तुषार को बताया था मैंने कि नहीं आऊँगा, धोखा दे दूंगा बच्चों को। लेकिन फिर आ गया, क्योंकि पता नहीं आपको दिख रहा हो कि नहीं, मेरे आँख में ना छोटा सा एक प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। देख तो पा रहा हूँ, थोड़ा सा दर्द सा हो रहा है। तो कोई नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, पर फिर भी करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। बकवास बहुत करी, तो बकवास के साथ पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और एक और फायदा होता है साथ में आकर बात करने का, ठीक है। घर पे अकेले अकेले बैठो, उससे अच्छा 10 मिनट टीचर के साथ गप्पे मार लो, और क्या, है ना। आजकल तो ये सब बोल ही रहे हैं कि बातें करो लोगों से, तो ये ठीक है, थोड़ी बहुत तो बातें कर ही लेनी चाहिए। लेकिन इसमें मज़ा नहीं आ रहा है यार, बात करने में मज़ा नहीं आ रहा, सिर्फ मैं बोलता हूँ और आप कुछ बोलते नहीं हो। सोचता हूँ कि जूम सेशन करें, ठीक है, जूम सेशन करेंगे तो कैसा लगेगा उस पर आप लोग बताना, ठीक है। तो अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में बताना जूम सेशन कैसा रहेगा, आप लोग सब जुड़ोगे और एकदम टू द पॉइंट आउट पूछना। तो वो अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो कैसा रहेगा। मिस्टी शर्मा सर जेई के लिए नहीं पढ़ाते, पढ़ाता हूँ बेटा, मैंने बताया था। और हर्षिता बोल रही बफरिंग हो रहा है, तो पढ़ाता हूँ जेई के लिए, पढ़ाता हूँ, इन्हें पता है, सबको पता है जेई के लिए पढ़ाता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि इतने सारे डाउट नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि फिर इतना हेडेक हो जाता है कि जेई का भी लो, फिर मेडिकल का भी लो, तो फिर दोनों में कर नहीं पाऊंगा। मैंने एक सर से बात की थी, वो सर अभी तक आए नहीं है। लेकिन देखते हैं। कल एक बच्चे ने, राहत ने बोला था कि सर अगर नीट के डाउट खत्म हो गए तो जेई का स्टार्ट कर दो, तो फिर यही करेंगे और क्या। सर न्यूज़ पे फोकस नहीं करता, बस वर्क करना है, नीट हो या नहीं हो, डिले भी हो जो, तो जस्ट डू वर्क। हाँ बेटा एकदम, डॉक्टर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके का मिला। A small block of mass m is released from the rest from point A inside a smooth hemisphere ball of radius r, which is fixed on the ground such that O is horizontal. The ratio x of magnitude of the centripetal force and the normal reaction on the block at any point B varies with theta s. ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक बात मुझे ध्यान रखना है, बॉयकॉट जूम चाइनीज ऐप, तो बेटा कुछ सॉल्यूशन बताना, ठीक है। चलो जूम नहीं करते हैं तो फिर कुछ तो चाहिए होगा, उससे क्या होगा ना कि इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो कुछ सॉल्यूशन दे, ठीक है। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करेंगे, अगर जूम नहीं करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, गूगल का भी मीट है शायद, आई थिंक। तो वो सब जो भी है, बताओ क्या क्या ऑप्शन हम लोग खंगाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये पहला जो न्यूमेरिकल है, और इतना एरिया में मेरा वीडियो आता है तो आप देख नहीं पाओगे, तो इस एरिया में लिखना नहीं है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज रीच फ्रॉम वेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए इनसाइड दिस, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया था सॉल्व करने के पहले। अब इसमें क्या है, ध्यान से सुनना, ये वाला न्यूमेरिकल आप लोग को आता है, आप लोगों ने जब भी सर्कुलर मोशन पढ़ा तो इस तरीके का न्यूमेरिकल बहुत करा है, कि अगर एक बॉडी जिस मोशन में चलती है तो उस मोशन के हिसाब से फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जिस मोशन में जा रही है उस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो ये दोनों फोर्सेस लगेंगे। अब मोशन में क्या, कौन सा मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है ना बच्चों, तो फिर एक्सिस कौन सी उठाते हैं, सर्कुलर के हिसाब से उठाते हैं। और सर्कुलर की एक्सिस कौन कौन सी होती है, रेडियल और टेंजेंशियल होती है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो थीटा यहाँ पे फंसेगा, एक लाइन ऐसे बनाते हैं, तो ये थीटा यहाँ पे फंसा।
थीटा यहाँ पे फंसा तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो इसको रिजॉल्व करोगे तो इधर की ओर आएगा एम जी कॉस थीटा और इधर आएगा एम जी साइन थीटा, है ना। तो अगर यहाँ पर इक्वेशन लिखोगे तो रेडियल की डायरेक्शन में, रेडियल की डायरेक्शन में अगर इक्वेशन, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है ना, तो आपको पता है, तो रेडियल की डायरेक्शन में इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन विल बी इक्वल टू एन माइनस एम जी साइन थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। पहली इक्वेशन तो ये हो जाएगी। और दूसरी इक्वेशन अगर देखोगे तो दूसरी इक्वेशन आप लोग को पता है कि सर्कुलर मोशन में दूसरी इक्वेशन फिर आप लगाओगे तो ये टैंजेंशियल लगाओगे, तो टैंजेंशियल से कुछ खास मिल नहीं रहा है, mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू ये टैंजेंशियल, हाँ स्पीड बढ़ रही है, लेकिन इससे मुझे कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। फायदा नहीं मिल रहा है तो मुझे पता है कि एक और थ्योरम लगा सकते हैं जिसका नाम होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो एनर्जी पे लगा सकते हैं। तो इसमें बोला था कि यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं बेटा, तो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो कितना नीचे आ गया है, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, यहाँ पे बनना चाहिए ना, हाँ आर साइन थीटा। तो अगर ये देखोगे तो एम जी आर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, इतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो इक्वेशन नंबर 2, तो ये दो इक्वेशन हम लोग तो लगाते ही, हमेशा जनरली लगाते हैं सर्कुलर मोशन में, तो एक सर्कुलर की इक्वेशन लगा दो, एक वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर एंगुलर लीनियर मोमेंटम हो तो लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लगाएंगे, एंगुलर होगा तो एंगुलर। तो कम से कम इतना तो आपको पता ही था। तो जब ऐसा करते हो तो अब इसने क्या पूछा है, देखो न्यूमेरिकल इसने क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये सेंट्रीपिटल डिवाइडेड बाई नॉर्मल पूछ रहा है, मतलब ये तो हो गया सेंट्रीपिटल और नॉर्मल पूछ रहा है, इनको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो पूछ रहा है। तो देखो एम वी स्क्वायर बाई आर, ये वाला टर्म मैं जनरेट कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई, क्योंकि अगर एन को देखूंगा तो एन कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर प्लस एम जी साइन थीटा, है ना। तो मुझे तो ये टर्म चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा कुछ बोल रहा है सॉल्व करने के, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, और नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया है, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी साइन थीटा। ऐसा दिखा आप लोगों को, थोड़ा सा स्क्रीन को और ऊपर भेजते हैं। अब देखो मुझे ये नंबर क्रिएट करना है, और इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला नंबर यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला नंबर यहाँ पर दिख रहा है क्या, इससे एम वी स्क्वायर बाई आर जनरेट कर सकता हूँ। अगर इस r को यहाँ पर भेज देता हूँ और इस 2 को यहाँ पर भेज देता हूँ, तो एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू आ रही है 2 mg sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा। तो देखो सब जगह mg sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 2/3, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट हो गया, तो इसने पूछा था कि ये वाला जो रेशियो है ना, सेंट्रीपिटल वर्सेस सेंट्रीपिटल डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल डिवाइडेड सेंट्रीपिटल, जो भी पूछा था उसका विथ रिस्पेक्ट टू द थीटा जैसे जैसे नीचे आ जाएगा क्या बनेगा, तो भैया ये तो कांस्टेंट आ रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू द थीटा एक कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। तो ऑप्शन में जो कांस्टेंट ग्राफ होगा उसको टिक लगा देना। बच्चे ने बहुत ही लंबा दिया था इसका, ये जिस बच्चे ने भेजा था ना, तो उसका वो पूरा फोटो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, तो उसने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, थैंक यू, आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तो मैंने क्या करा, उस वीडियो का जो पहला था जितना क्वेश्चन दिख रहा था उसका ही स्क्रीनशॉट ले लिया। तो फिर उस पहला ही ऑप्शन में देखो, पहला करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चिपका दिया, ऐसा ही हो गया बाई चांस तो हो गया। तो मैंने उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर चिपका दिया। तो आसान क्वेश्चन था, क्या एग्जाम में इसको अटेम्प्ट लेंगे, हाँ जरूर लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि ये सब नहीं ले रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिर इतना तो आता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि थ्योरी कंप्लीटली समझ में आनी चाहिए, तो जो भी आपने पढ़ा अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करते करते पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, और फार्मूला से फार्मूला डिपेंडेंट होने का ट्राई मत करो, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहो, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, डिराइव किया जा सकता था। डेरिवेशन भी गंदा गंदा ऐसा नहीं पूछ रहे हैं आप लोग, तो सिंपल सिंपल पूछ रहे हैं। अब ये हैंड रिटन एक डाउट आया, फाइंड द रेशियो Q1 Q2 such that the flux to the ring is 0. The line joining Q1 and Q2 is perpendicular to the plane of the disk and passes through its center. ठीक है, तो अब इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल है, क्लासरूम में इलस्ट्रेशन में लिया जाता है, पर इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया गया न्यूमेरिकल, है ना। अब इसमें ऐसा क्यों ले रहे हैं, अब क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसको और इंटरेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, हो सकता है देखो, एक तो आज मेरी गलती बोलो या नहीं बोलो, थोड़ा लेट हो गया क्लास में, तो इतना तो आप भी मान के चल रहे हो कि आज हम लोग 12:45 तक ऐसा तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ, पर इतना तो मोस्ट प्रोबेबली पहुंच ही जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार यहाँ पे बोलूंगा कि आप ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा एकदम टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट बताना, किस कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या कर सकते हैं, जो लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पढ़ो फटाफट और रिप्लाई करो। मुझे ये जानना है कि आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, किस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हो।
हाँ गॉड स्लाइसर की, बट छोटा सा पता नहीं यहाँ पे कुछ हो गया, तो थोड़ा सा है ना सूजन सा हो गया, तो उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बाकी ठीक है, मैनेज है। बताओगे तुम लोग एक बार सोचकर इस न्यूमेरिकल को, या मैं पढ़ देता हूँ। फाइंड द रेशियो Q1 Q2 सच दैट द फ्लक्स थ्रू द रिंग इज जीरो। ठीक है, और दो चार्जेस दोनों साइड से रखे हुए हैं, तो फ्लक्स निकालना है। तो आपके दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा, क्या आ रहा है, क्या लगता है कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको? हाँ, और पेन कॉपी लेकर बैठना, ठीक है, पेन कॉपी लेकर बैठना है। मिस्टी शर्मा जी करेंगे, इसका भी कुछ उपाय करेंगे, ठीक है, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज की वजह से रिंग पे जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं पूछा है आकाश, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। सर बफर हो रहा है, नेट प्रॉब्लम है या यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है? क्या मेरा भी बफर हो गया? यार एक सेकंड, मैं अपने यूट्यूब पे देख लेता हूँ। कुछ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ ही रही है, थोड़ी प्रॉब्लम है शायद, है। गॉड गॉड स्लाइसर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या है। आज कुछ है, दिक्कत है थोड़ी सी, तो क्या आप लोग बता सकते हो? ठीक है, सेशन लंबा हो जाएगा तो छोटा कर लेंगे यार, इतना क्यों कर रहे हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट तो ठीक होना चाहिए ना। तो सर इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट और फ्लक्स कंबाइन कर रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर आप अपना नोट जाकर रिवाइज करो, ठीक है, कि एक रिंग है और इससे क्यू चार्ज से फ्लक्स पूछा गया। तो जब ये फ्लक्स का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये कहाँ से पूछा गया, सबसे पहले वो क्लिक नहीं करेगा तो फिर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है, गॉस थ्योरम से पूछा गया है, और गॉस थ्योरम में भी किससे पूछा गया है? क्यू इनसाइड लगाना है। अब क्यू इनसाइड लगाना है तो यहाँ पर तो आप बोलोगे सर ये 2D डायग्राम है, किधर से आप लगा रहे हो? तो ध्यान से देखो, ये इस तरीके से एक बड़े से सर्कल का पार्ट हो सकता है, बड़े सर्कल स्क्वायर का पार्ट हो सकता है। तो क्यू से जितनी लाइंस निकलती हैं उसका कुछ पार्ट यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो लगाना था ना, सॉलिड एंगल से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? सॉलिड एंगल से। तो पूरा, अगर जैसे कि मान लो मैं अभी जिस कमरे में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे टोटल 6 वॉल है, तो अगर मैं बीच में हूँ तो मेरे से जो लाइंस निकल रही है, अगर मान लो मैं क्यू चार्ज हूँ तो मुझसे जितनी लाइंस निकल रही, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सारे वॉल से जा रही है, तो हर वॉल मेरे लिए कुछ सॉलिड एंगल बना रहा है, इधर बना रहा है, इधर बना रहा है, इधर भी कुछ सॉलिड एंगल बन रहा है, कुछ इधर सॉलिड एंगल बन रहा है। तो ये एक वॉल कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, अगर वो पता चल जाएगा तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये रिंग कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, सिर्फ ये पता करना है। और टोटल पूरा अंदर का सॉलिड एंगल 4 पाई होता है, तो 4 पाई के लिए जो फ्लक्स है वो क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए इतना फ्लक्स, तो ये रिंग कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, बस यही आपको निकालना है। जैसे ही ये वाला पार्ट आप कर लेते हो, सर छोटी छोटी रिंग से उनके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। यही नहीं करना है, ठीक है। आर एस ट्यूटोरियल, अलमास अंसारी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इनकमिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिटिंग, ठीक है। ये तो आप बोल रहे हो कि एक इधर का फ्लक्स आएगा, एक इधर का फ्लक्स आएगा, दोनों कैंसिल आउट कर देगा। प्रॉब्लम ये है, ध्यान से सुनना, दिक्कत क्या आ रही है। जैसे कि मान लो मेरे पास कुछ सिस्टम है, क्या चलो एक यहाँ पे डब्बा दिख रहा है, एक डब्बा है मेरे पास। इस डब्बे में देखो, ठीक है, जैसे कि मान लो रिंग का पार्ट है ना, और यहाँ पे एक चार्ज है, तो यहाँ से जो लाइंस जाएंगी ऐसे जाएंगी इस तरीके से, फिर कुछ दूसरे पॉइंट पे अलग डायरेक्शन में। तो हर जगह अगर देखो, जैसे कि अभी एक आर एस ट्यूटोरियल बोल रहा था कि सर यहाँ पर अगर इस तरीके से ये वाला एलिमेंट लोगे तो इसका एरिया वेक्टर अलग होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, और ये वाला वेक्टर अगर देखोगे, ये वाला वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलग होगा। तो मर जाएंगे यार ऐसे सॉल्व करते करते, ऐसे नहीं करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग, उसका एरिया वेक्टर अलग, सबका एंगल लिखते रहेंगे तब तो हो गया, कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो इतना लंबा न्यूमेरिकल नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसीलिए आपको क्लास में कराया भी है, सॉलिड एंगल से हमेशा इस तरह के न्यूमेरिकल्स को करते हैं। तो अब आपको क्या देखना है कि देखो ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पर कितना सॉलिड एंगल बना रहा है। अब ये वाला सॉलिड एंगल अगर निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ये इस, अब ये रिंग देखो, ये वाला पार्ट इस तरीके से कोन बन रहा है, एक आइसक्रीम बन रहा है। तो ये वाला सरफेस जितना सॉलिड एंगल बनाएगा उतना ही ये वाला भी सरफेस सॉलिड एंगल बनाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला सॉलिड एंगल निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक ये ट्राइंगल से सॉल्व करते हैं, इस वाले ट्राइंगल से। तो इस वाले ट्राइंगल का थीटा निकालते हैं, 2D एंगल। तो 2D एंगल अगर देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस तो रेडियस r है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये वाला डिस्टेंस है 3r/4 है। तो यहाँ पर अगर tan थीटा देखोगे तो tan थीटा कितना निकल के आ रहा है, r डिवाइडेड बाई 3r/4, सॉल्व करोगे तो 4/3।
4/3 का मतलब हो गया कि ये 4 है, ये 3 है और ये 5 का ट्राइंगल है। ये दिमाग में आ गया। अब इसमें साइन कॉस टैन जो भी चाहिए होगा सॉल्व कर देंगे। अब ध्यान से बच्चों सुनना, ठीक है, मैं एक साथ ही पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा। ये वाला जो पार्ट इधर है, ये वाला पार्ट इधर है, ये वाला पार्ट इधर है, ये Q1 है। Q1 का यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 2D एंगल लिखूंगा तो 2D एंगल थीटा पता चल गया। ठीक है, 2D एंगल कितना पता चल गया, यहाँ पर कितने का ट्राइंगल बन रहा था, बेस में कितना 53 डिग्री बन रहा था ना, तो ये 3 बन रहा था, ये 4 बन रहा था, ये 5, ऐसा वाला ट्राइंगल बन रहा था। उसी तरीके से इधर वाले का निकाल लेते हैं। तो अगर आप Q2 का निकालोगे तो Q2 का भी कुछ कुछ दिया हुआ है। Q2 का ट्राइंगल बनाओगे तो बेटा ऐसा बनेगा, एक R दे रहा है और दूसरा डिस्टेंस कितना दे रहा है, दूसरा डिस्टेंस आपको दे रहा है 5R/12 दे रहा है ना, 5R/12। देखो यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। ये ट्राइंगल अगर देखोगे तो क्या बनेगा, ये R बनेगा, ये 5R/12 बनेगा। तो यहाँ पर अगर tan थीटा लिखोगे तो यहाँ पर tan थीटा कितना निकल के आएगा, R डिवाइडेड बाई 5R/12। तो कटा 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 12/5 आ रहा है, 12/5 आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर 12 हो गया, बेस 5 हो गया। 12 5 13 का ट्राइंगल होता है बच्चों, इसीलिए न्यूमेरिकल ऐसा दिया है। तो 12 5 13 का ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, मतलब एक वाला डेटा यहाँ पर है। 12 5 13, 12 12, मतलब इधर के ट्राइंगल के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है। तो इसको लिख देता हूँ θ1 और इसको लिख देता हूँ θ2। अब ये 2D एंगल पता चल गया, तो 2D एंगल में θ1 कहाँ से, अपना जो भी है सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सॉलिड एंगल निकालते हैं। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला याद है कि भूल गए, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है 2π1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड एंगल निकाल लेते हैं। तो सॉलिड एंगल कितना निकल के आ रहा है, 2π1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा इस डायग्राम में क्या निकल के आएगा, कॉस थीटा परपेंडिकुलर सॉरी बेस बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, 3/5 सॉल्व करूंगा 2/5, तो कितना निकल के आ रहा है 2π इंटू 2π5। ये स्टेरेडियन होगा, यूनिट नहीं लिख रहा। अब ध्यान से देखो, अब क्या है, 4π, जब 4π स्टेरेडियन होता है तो आंसर होता है Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर 4π सॉलिड एंगल है बच्चों, क्योंकि अंदर पूरा अगर चले जाओगे तो इतना ही फ्लक्स होता है गॉस थ्योरम से, तो अगर 1 होगा तो कितना निकल के आएगा, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4π। और अगर सॉलिड एंगल φ1 है तो कितना फ्लक्स निकल के आएगा, φ1 डिवाइडेड बाई 4π इंटू Q इनसाइड। Q1 है यहाँ पर तो Q1 डिवाइडेड बाई आधा। आपके दिमाग में अगर ये क्लिक नहीं किया मतलब अभी प्रिपरेशन में और मेहनत लगेगी, तो जाओ गॉस थ्योरम रिवाइज करो, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो। अब ये वाला पार्ट देखो, अब यही वाला काम इधर भी कर लेते हैं। तो इधर वाले ट्राइंगल में देखो θ2 का ट्राइंगल बना हुआ, θ2 का ट्राइंगल यहाँ पर ऐसे ऐसे बना हुआ, 12 5 13। अगर कुछ गलती कर दी होगी कैलकुलेशन में तो देख लेना, ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं की, 5 12 13, ठीक है, सब कुछ सही लिखा है। ठीक है ठीक है, एकदम सही है। तो यहाँ पर देखो θ2 पता चल गया, तो इसका सॉलिड एंगल अगर ओ हो, ये नीचे लिखना है ना, नहीं तो बच्चों को दिखेगा ही नहीं। सॉलिड एंगल अगर लिखोगे तो सॉलिड एंगल कितना होगा, 2π1 माइनस कॉस θ2। तो यहाँ के हिसाब से लिखोगे तो 2π1 माइनस कॉस थीटा, कॉस की थीटा कितना बन रहा है, कॉस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। सॉल्व करोगे तो 13 इंटू 13 में से 5 जाता है तो 8 होता है, 8/13, तो 2π इंटू 8/13 स्टेरेडियन। अदिति भी आ गई, हेलो सर, हेलो बेटा। सर फील्ड नहीं है उधर तो फ्लक्स तो जीरो होगा ना, बताता हूँ आकाश, बताता हूँ, ठीक है, तुम्हारा डाउट फिर से लूंगा। तो ये वाला इतना सॉलिड एंगल हो गया, तो अब यहाँ पर भी अगर सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पर भी गॉस थ्योरम दूसरे तरीके से लगाएंगे सॉलिड एंगल के टर्म में। तो यहाँ पे जो फ्लक्स निकल के आएगा, पाई लिख देता हूँ, तो फ्लक्स कितना निकल के आ रहा है, सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाई 4π इंटू क्यू इनसाइड, तो यहाँ पे Q2 है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला पार्ट आया समझे, तो ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट, अपन ये एक्चुअली सॉल्व करना चाह रहे थे। अब फिर से देखो, ठीक है, थ्योरी में अगर दिक्कत है तो थ्योरी ढंग से देखो। मैं थ्योरी को फिर से, क्योंकि डेटा आ गया, बाद में फिर से देख लेंगे, कई बच्चों को थ्योरी में दिक्कत आ रही है, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो हटाओ, इसको हटाओ। एक जैसे ये है, ठीक है, क्यू चार्ज है, चलो थ्योरी पढ़ा ही देता हूँ ना, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ से लाइंस निकल रही है ना, और ये जो लाइंस क्रॉस करती हैं किसी सरफेस से, उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो फ्लक्स होता है ये गॉस थ्योरम से निकल गया है, कितना यहाँ से फ्लक्स जाता है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर मान लो ये वाला जो पार्ट है, और ये 3D डायग्राम होना चाहिए, आपको पता है 3D डायग्राम होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये वाला सिर्फ इलाका उठाते हैं, ये वाला इलाका उठाया, ये वाला इलाका उठाते हैं, ये वाला इलाका उठाते हैं सिर्फ। तो ध्यान से देखो, मुझे अगर ये पता चल जाए कि ये सेंटर में है, सब बराबर बराबर अगर ये जा रहे हैं, तो पूरे से पूरा 4π से पूरा 4π सॉलिड एंगल से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइंस जा रही है। तो यहाँ पर जितना सॉलिड एंगल है ये अगर पता चल जाए तो यहाँ से कितनी लाइंस निकल रही है तो पता चल जाएगी ना। तो डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगाना और कुछ नहीं करना है। तो अब आपको ये सॉलिड एंगल ढूंढना है, बस सॉलिड एंगल ढूंढना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब ये सॉलिड एंगल में बच्चों क्या प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इस तरीके का सरफेस दिया रहता है ना, तो अब ये सरफेस हो
या ये वाला सरफेस हो, दोनों का सॉलिड एंगल सेम होता है। क्यों सेम होता है? तो ध्यान से देखो, ये आइसक्रीम का कोना है, ठीक है, आइसक्रीम का कोन खरीदा, अब उसके ऊपर खूब सारा चॉकलेट भरा, तो ऊपर से देखो तो ऐसा सरफेस है, लेकिन सॉलिड एंगल तो सेम बना। तो इसको तुम उसी तरह से मान लो, इसको कट करके बाइट करके खा लेते हो, तो अब ये वाला पार्ट बचा, ठीक है, अब ये वाला पार्ट बचा, तो अभी भी सॉलिड एंगल तो इतना ही है। तो एक्चुअली सरफेस एरिया फॉर्मूला में होता है ना सॉलिड एंगल का, जो पाई सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, वहाँ पे परपेंडिकुलर एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी रैंडम एरिया नहीं है। तो जो भी रेडियस की परपेंडिकुलर एरिया होता है वो काम का होता है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं होगा। इसलिए रिंग वाले क्वेश्चन में इसने ऐसे दे दिया। तो अब आपको सोचना है कि यहाँ पर क्यू चार्ज है, तो ये यूनिवर्स में ऐसे 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 सब तरफ लाइंस भेज रहा है। तो इस वाले पार्ट में कितना लाइंस भेजेगा, तो वो हमें निकालना था, इस वाले पार्ट में कितना लाइंस भेजेगा वो निकालना था। तो ये वाला डिस्क यहाँ पर कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, बस ये निकालना, यही सॉल्व किया बच्चों, और कुछ नहीं किया। अब बात ये होती है कि फ्लक्स जीरो कैसे आएगा, तो Q1 वाला फ्लक्स देखो लाइन इधर से पास करा देगा, और Q2 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो इसकी लाइन इधर से क्रॉस कर जाएंगी, तो दोनों का फ्लक्स एक दूसरे का निगेटिव तो आएगा ही आएगा। तो उसने बोला कि टोटल जीरो हो सकता है, तो हम बोलेंगे हाँ क्यों नहीं हो सकता, देख लेते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पर इसको फाई नहीं लिखना चाहिए था, इसको क्या, हाँ चलो ये हो गया फ्लक्स वन। तो फ्लक्स वन और फ्लक्स टू को इक्वल कर देते हैं, फ्लक्स वन और फ्लक्स टू को इक्वल कर देंगे, फ्लक्स वन और फ्लक्स टू को इक्वल कर देते हैं, फ्लक्स वन और फ्लक्स टू को इक्वल कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये वाला नंबर, कौन कौन नंबर कैंसिल हुआ हो, Q1 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, Q2, अरे यार Q2 क्यों काट रहे हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल आउट कर दो, है ना, इतना कैंसिल आउट हो जाए। समझ रहे हो ना क्या करने वाला हूँ, फाई वन इज इक्वल टू फाई टू करने वाला हूँ। तो फाई वन में कौन कौन सा नंबर आएगा, ध्यान से देखो, ये नंबर आएगा, और ये नंबर क्या है, 2 पाई इंटू 2/5 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, ये टाइम पास कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो ये सॉलिड एंगल का रेशियो हो गया, टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई, और उसमें से मेरा काम का सॉलिड एंगल कितना है, और यहाँ पर Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पर लिखूंगा तो 2 पाई इंटू, यहाँ का सॉलिड एंगल बच्चों देखो कितना आया था, सॉलिड एंगल आया था 2 पाई इंटू 8/13, ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई 8/13 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू Q2/एप्सिलॉन, दोनों को क्यों बराबर कर दिया, क्योंकि मुझे दोनों का फ्लक्स मिलाकर जीरो करना है, तो एक इनकमिंग एक आउटगोइंग जैसा। तो देखो 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कैंसिल आउट हो रहा है, तो Q1 अपॉन Q2 मिल गया ना आपको, Q1 अपॉन Q2 क्या मिल गया, 8/13 इधर हो जाएगा, और इसको यहाँ पर 2/5 कर दो, तो ये कटा 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 4 हो गया, 4 इंटू 5 20 डिवाइडेड बाई 13। चलो पॉइंट आया समझ में, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। तो घर पे जाओ, ठीक है, घर पे ही हो, हमेशा यही बोल देता हूँ घर पे जाओ, तो घर पे ही हो मुझे पता है, ठीक है, तो छोटा छोटा नन्ना नन्ना पुन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा और प्यारी प्यारी बच्चे और बच्चियों ध्यान से सुन लो, जब भी गॉस थ्योरम रिवाइज करो तो गॉस थ्योरम को ढंग से रिवाइज करो, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या किधर से पूछ सकता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एस लगा, तो मैक्सिमम बच्चों ने ये सोचा ई डॉट डी एस से सॉल्व कर, नहीं, अभी भी आप क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट वाले साइड से कर सकते थे, लेकिन उधर से सॉल्व करने के लिए 2D डायग्राम में करने के लिए आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट ठीक होना पड़ेगा। तो घर पे जाओ, सॉलिड एंगल को एक बार रिवाइज कर लो, बहुत ही सिंपल है। तो 2D एंगल ट्राइंगल जो बना, और सॉलिड एंगल में ध्यान रखना, भूल मत जाना, ठीक है, गलती मत कर देना, सॉलिड एंगल में भूल मत जाना कि ये जो ट्राइंगल होता है ना, ये 50% का ट्राइंगल लेना, ठीक है बच्चों, ये 50% के ट्राइंगल से सॉल्व करना। और इसको अगर मान लो इस छोटा सा ट्राइंगल को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दोगे, तो अपने आप यूनिवर्स में इस तरीके का 3D एंगल बन जाएगा। तो 3D एंगल ये पूरा वाला पार्ट हुआ, लेकिन तो 2D एंगल सिर्फ आधे वाले ट्राइंगल का उठाना, और तब फॉर्मूला लगेगा सॉलिड एंगल इज माइनस कॉस थीटा। ये हो गया 2D एंगल डायग्राम में जो आपको दिख रहा है, और ये आपका हो गया 3D एंगल, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाने में गलती मत कर देना, तो जाकर एक बार फटाफट ये वाला सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। तो सॉलिड एंगल की सहायता से आप लोग गॉस थ्योरम का, गॉस का ये फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये सब उन्हीं को समझ में आएगा जो इस साल प्रिपरेशन के लिए एकदम रेडी है, ठीक है। क्यों रेडी है, उन्होंने पढ़ाई करी, रिवीजन करा, अब उनको पता है छोटा मोटा कहीं अटक जाते हैं तो होता डाउट पूछ लेते हैं। तो इसीलिए मैं सिर्फ ड्रॉपर वाले को जो पेपर दे रहे हैं उनको बोलता हूँ वीडियो में आओ, वीडियो में आओ, बाकियों को बताता नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी जो बच्चा क्लास 12 में जस्ट पढ़ ही रहा है, ठीक है, उसका पता नहीं स्कूल में गॉस, अभी तो इतना सेशन गड़बड़ हो गया कि उसका गॉस हुआ नहीं हुआ, और ये सारी रैंडम चीजें बता दो तो पागल हो जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनली एग्जाम दे रहे हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए और डाउट पूछो, अच्छा लगेगा। तो ये था, ये अच्छा न्यूमेरिकल कहलाएगा, ठीक है, जिसने भी डाउट पूछा था, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, समझ में आया, नहीं आया तो फिर बता देना चैट बॉक्स में, ठीक है। तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर से डिस्कस करेंगे। मैंने बोला है कि अगर बहुत कोई कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने लगे तो अपना वो जो नीट वाला ग्रुप है उसमें बता दो, उसको हम लोग डिस्कशन में ले लेंगे, ठीक है, उसको अलग से उस कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट की क्लास ले लेंगे आधे घंटे। आगे बढ़ रहा हूँ,
ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल आया था, ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, पता नहीं। तो आप देख रहे हो कुछ न्यूमेरिकल डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले भी बच्चे गलत कर दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये कौन सा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर ध्यान से देखोगे तो सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब बोलोगे कि सर हमें तो एक ही कैपेसिटर पता है, ऐसा नहीं होता ना, फिर आप सब रिवाइज करो। तीन तरीके के कैपेसिटर आपके सिलेबस में है, एक पैरेलल प्लेट है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, और एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कम से कम फॉर्मूला तो रट्टा मार के रखो, ठीक है। तो मुझे सच बोल रहा हूँ, मुझे फॉर्मूला याद नहीं होगा, आपको याद होना चाहिए। मेरे याद होने नहीं होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं डिराइव कर लूंगा, मैं डिराइव करूंगा, मेरा 3 मिनट लगेगा। लेकिन आप डिराइव करोगे एग्जाम में, आपका 3 मिनट लगेगा, समझ रहे हो, तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तो ये वाला तीनों का स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखना था। अब इसने पूछा था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, अगर मान लो, क्योंकि मुझे पता है कि सॉल्व कैसे होगा, तो मैं गॉस थ्योरम से सॉल्व कर सकता हूँ। गॉस थ्योरम से अगर सॉल्व करूंगा तो इस तरीके का सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और मैं यहाँ पर गॉस थ्योरम लगा देता हूँ। गॉस थ्योरम लगा दूंगा, तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया जो खुद एक सिलेंडर होगा, तो इस तरीके से बना लेता हूँ। ये गॉसियन सरफेस है, तो इसके अंदर का सिर्फ पॉजिटिव 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 चार्ज फंस रहा है, और माइनस माइनस वाला चार्ज नहीं फंस रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। होगा ना बच्चों, ये गॉस थ्योरम लगा दिया। तो ब्लैक वाला है वो पूरा कैपेसिटर है, और रेड वाला जो पार्ट है, रेड वाला जो पार्ट है वो गॉसियन सरफेस है। क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना आप लोगों ने, क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एनुलर रीजन ऑफ द चार्ज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। एनुलर का मतलब होता है वो जो रिंग जैसा पार्ट दिखेगा, उसी को एनुलर बोल रहा है। तो ठीक है, वो बोल रहा है बीच वाले पार्ट में क्या होगा, लेकिन पूछ तो वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ही रहा था ना, तो यही सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना था। रिजल्ट याद होता तो फिर आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। मुझे खुद रिजल्ट याद नहीं, इसलिए बैठ के डिराइव कर रहा हूँ, और डेरिवेशन आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी बताऊंगा कि डिराइव क्यों कर रहा हूँ, वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे, ई डॉट डी एस हो जाएगा। ई डॉट डी एस करोगे तो ये कितना निकल के गया, ई इंटू, यहाँ पर मान लो ये आपका रहा एक्स डिस्टेंस पर ही बना रखा है, तो इसका सरफेस एरिया लिखना है, तो कितना निकल के आएगा, 2 पाई एक्स इंटू एल आएगा। क्यों इन साइड देखोगे तो सिर्फ ये वाला चार्ज उठाएंगे, तो ये वाला चार्ज उठाएंगे तो सिग्मा इंटू 2 पाई R1 अंदर का रेडियस, ये रहा अंदर का रेडियस, और ये बाहर वाले का रेडियस है ना, ये अंदर का रेडियस R1 और ये बाहर का रेडियस R2। तो 2 पाई R1 इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। 2 पाई एल कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है सिग्मा, टू तो कैंसिल आउट हो गया, R1 ये तो कांस्टेंट है, अंदर वाला जो सिलेंडर उसका रेडियस है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी है कांस्टेंट होगा, डिवाइडेड बाई एक्स। तो इस पर निकल कर आ रहा है। अब ये क्यों सॉल्व किया, क्योंकि आप देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो तो वोल्टेज भी निकाल सकते हो। वोल्टेज क्या होता है, ई डॉट डी एक्स होता है ना, माइनस साइन के साथ होता है, लेकिन मॉड में सॉल्व कर देता हूँ, तो मॉड में तो सॉल्व कर ही सकता हूँ। तो मॉड में सॉल्व करूंगा तो ई डॉट डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दोगे बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। और इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, देखो सिग्मा अपॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इधर ही रह जाएगा, और x को इंटीग्रेट करूंगा तो x 1 अपॉन x को इंटीग्रेट करूंगा तो dx अपॉन x होगा। इसको log x डायरेक्ट लिख देता हूँ, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, R1 से लेकर R2 तक जाएगी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस का ही फॉर्मूला निकल के आया, कितना आ गया, सिग्मा R1 डिवाइड ये कितना आ गया, ln R2 डिवाइडेड बाई R1। अगर कुछ छोटी मोटी गलती की होगी तो माफ कर देना, जाके रिजल्ट देख लेना। अब करना क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो इस सिग्मा को q डिवाइडेड बाई ए कर सकते हैं, और ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, वो आप कैसे लिखोगे सिलेंडर का, आप सोचो। तो ध्यान से देखो q इक्वल टू सी वी का फॉर्मेट मिल रहा है क्या, आज एकदम परेशान कर रखा है इस नेट ने। क्या अभी आवाज आ रही है बच्चों, मेरे ओबीएस में तो स्ट्रीमिंग दिखाने लग गया है, क्या आवाज आ रही है। अरे यार आज टेंशन दे रहा है बहुत ज्यादा ये। इतना टेंशन क्यों दे रहे हो भाई, क्यों। बफर बफर बफर, हाँ यार आज पता नहीं, आज टेंशन दे रहा है। हेलो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा। आज आज के लिए ना ज्यादा गुस्सा मत होना, ठीक है। यही अब क्या करें, यही डिजिटल इंडिया है, दिल्ली में ये हाल है, तो सोचो पूरे इंडिया में क्या ही चल रहा होगा। अभी सब ठीक है, ओके। बीच का मिस हो गया, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ बीच का, ठीक है। तो मैंने बस ये बोला कि 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सा याद रखना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो देखो Q इज इक्वल टू सी वी होता है ना, Q इज इक्वल टू सी वी, आप ये दुनिया में किसी भी कैपेसिटर पे लगा सकते हो।
लेकिन C इज इक्वल टू AX नॉट बाई डी सिर्फ पैरेलल प्लेट पे लगेगा। तो C का फॉर्मूला एक पैरेलल प्लेट के लिए क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए क्या होता है, और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए क्या होता है, ये रट्टा मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो आपको ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने होंगे। इसको बस बोल रहा था कि इसको भूल मत जाना, एग्जाम में याद कर देना। वाइस ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चा पार्टी, ऐसे बीच बीच में बता देना, ठीक है। तो यही है प्रॉब्लम लाइव में। रिकॉर्डेड में क्या फायदा होता है ना कि रिकॉर्ड कर लो, आराम से शूट कर लो, गूगल ड्राइव मतलब ड्राइव पे नहीं, मतलब यूट्यूब पे अपलोड होने दो, 1 घंटे में अपलोड हो जाता है, वो डाल दो, तो उसमें कुछ लैग नहीं आता। लेकिन फिर वो वही है रिकॉर्डेड लेक्चर, और उसमें टाइम इतना बर्बाद होता है ना कि पहले आप बनाओ, शूट करो, फिर उसको अपलोड करने का। इसमें है कि एक तो लाइव हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपलोड भी हो जाता है, फिर इतना टेंशन नहीं लेना होता है कि अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए लाइव करता हूँ कि लाइव में जल्दी जल्दी आप आपको तुरंत अपना डाउट भी पूछ सकते हो। लेकिन अभी तक तो हमेशा काम ठीक कर रहा था, आज भी धोखा मिला है मुझे, ठीक है। तो एक दिन का धोखा तो माफ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल एक न्यूमेरिकल आया था, किसी बच्चे का था, तो मैंने सोचा अगर नहीं लूंगा तो उसको ये लगेगा कि सर है ना हम लोग के न्यूमेरिकल नहीं लेते, इसके नहीं लेते, उसके नहीं लेते, इतनी टेंशन कौन पालेगा, इतनी टेंशन कौन पालेगा। तो मैंने सोचा कि इस वाले न्यूमेरिकल को ही डिस्कस कर देते हैं। अब बच्चे ने इतनी मेहनत से लिख कर भेजा है, तो जिस बच्चे ने भी ये डाउट भेजा है ना, बेटा आपने एक और न्यूमेरिकल भेजा है, ठीक है। उस न्यूमेरिकल में क्या था कि शायद वो SHM का न्यूमेरिकल था, पर उसमें उस डाउट में आपने क्या कर रखा था कि SHM का न्यूमेरिकल तो भेजा था, तो उस क्वेश्चन का सिर्फ वो लिखा था कि इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है। हम लोग को फाइनली निकालना क्या है, व्हाट वी शुड नीड टू फाइंड इन दैट क्वेश्चन, दैट वाज नॉट मेंशन्ड देयर, इसीलिए मैंने उस न्यूमेरिकल को नहीं लिया। तो जिसने भी वो न्यूमेरिकल भेजा है ना बेटा, बेटा या बेटी, ठीक है, बच्चा या बच्चे, जिसने भी वो न्यूमेरिकल भेजा है एक बार उसको चेक कर लो, ठीक है। तो इसीलिए उसका एक न्यूमेरिकल मैंने सिंपल था, फिर भी दूसरा वाला उठा लिया कि ये ना लगे कि सर हमारे डाउट्स नहीं लेते हो। तो देखो इसमें कुछ खास करना नहीं था बेटा, ठीक है। इसमें क्या करना है कि कभी भी कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टाइम, तो लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी होता है। तो v1 इज इक्वल टू लैम्डा वन इंटू फ्रिक्वेंसी, v2 इज इक्वल टू लैम्डा टू इंटू फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी दोनों साइड सेम रहेगा, दोनों को डिवाइड कर दो, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा में है, तो फिर यहाँ पे कॉस थीटा बीटा लिखने की जरूरत नहीं। दिस नंबर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मास इंटू एक्सलेशन dv बाई dt इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सब एम वैम इधर सब भेज देता हूँ, फिर से नया कांस्टेंट, तो v dv इंटू कोई कांस्टेंट c dt का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका सॉरी इधर नहीं, हाँ इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो आंसर कितना आएगा, v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू c dt, अब c इंटू टी आ जाएगा। फिर इसको इधर भेज देते हैं, ये कोई नया कांस्टेंट हो जाएगा, तो v कितना निकल के आ गया, v यहाँ पर सब मिला के नया कोई कांस्टेंट, फिर से नया कांस्टेंट, और t टू द पावर 1/2 आ जाएगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन से हो जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से वेलोसिटी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको अगर लिखेंगे तो ds बाई डी टी, ठीक है। तो ये बोला डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ds बाई डी टी कर लेते हैं, c t टू द पावर 1/2 dt का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये फिर कोई नया कांस्टेंट हो जाएगा। मुझे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट और t की पावर, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में पावर क्या हो जाएगी, एक से बढ़ जाएगी, तो 1/2 प्लस डिवाइडेड बाई 3/2, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 3/2 से आ रहा है, तो 3/2। अलमास ने बोला कि सर इतनी मेहनत मत करो, इसको आप क्या कर लो, यूनिट्स एंड डायमेंशन से कर लो, कि अगर आपको कांस्टेंट चाहिए है तो फोर्स और वेलोसिटी देख लो कि यहाँ पर कितना कितना यूनिट डालेंगे, ठीक है, तो उससे पावर कैंसिल आउट होकर 0 हो जाए, ये ऐसा बोल रही, तो उस हिसाब से उसने कहा कि यहाँ पर t की पावर 3/2 आ रहा है। हाँ क्या बोल रहे हो गॉड फ्लाई सर, सर पावर लॉस तो फाइंड नहीं करना, कितना हुआ, समझ भी नहीं है क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। पावर लॉस मुझे मेरे हिसाब से तो सारी एनर्जी का लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कैपेसिटर से करके देखो, तो एक बार उसको फिर से करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये वाला हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है। आज मुझे 3-4 क्वेश्चन लगातार मिले प्रोजेक्टाइल के, क्यों मिले मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, ये तो प्रोजेक्टाइल नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बोलता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी, और ये कौन सा वेलोसिटी, एंगुलर चल रहा है। तो ध्यान से देखो यार, वेलोसिटी इस फॉर्मेट में आपने बचपन में पढ़ रखा है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये जैसे ही पता पता देखो आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि ये पूछ रहा है कि कितने एंगल के बाद रुक जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि मुझे फायदा उठाना है ना अपने बचपन की पढ़ाई का,
तो मुझे पता है कि इसको ओमेगा को अगर डी थीटा बाई डी टी टी इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा डी टी इंटू डी टी को इधर भेज के इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये फॉर्मूला डायरेक्ट इससे मैच कर रहा है, अगर इससे मैच कर रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आंसर ये आएगा बी स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, सब थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज कर देंगे, ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल ए का कर देंगे अल्फा और एस का कर देंगे थीटा। तो यहाँ पर ये फाइनल जीरो करना है तो एस विल बी इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए। तो यू किसके बराबर, अल्फा के बराबर, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ए किसके बराबर है, बीटा के बराबर है, टू बीटा, खत्म। तो मैं एग्जाम में अगर सॉल्व करता तो इस तरीके से सोच के सॉल्व करता, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम बचाने का मतलब है। अब इतनी पढ़ाई करिए तो मुझे फंक्शन मैच करता हुआ साफ दिख रहा था, तो फंक्शन अगर मैच करता हुआ दिख रहा था तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के कर दिया, तो अब मेरा इंटीग्रेशन करना ये सब वाली टेंशन से मैं बच जाता हूँ। तो ये वाला काम किया मैंने, ठीक है। तो बस इसका भी फायदा देखो कि तुम्हारे स्टैंडर्ड नोटेशन से कई बार अगर मैच करे तो उधर से मैच करा के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाए। जिसका भी डाउट था बेटा, ठीक है, ध्यान रखो आप इससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने जो बताया वो थोड़ा फर्जी मेथड है, मैं मानता हूँ, लेकिन आखिर इंटीग्रेट करोगे तो यही आएगा ना। अगर फंक्शन सेम है तो आंसर कैसे बदल सकता है। जिसको आप लिखोगे तो डी थीटा बाई डी टी डी लेकर अल्फा माइनस डी डी टी, फिर डी टी यहाँ पर जाकर इंटीग्रेशन के लिमिट चेंज करोगे, ठीक है, कि टोटल का कितना एंगल चला, और यहाँ पर सॉल्व करोगे इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ थी, टाइम इक्वल टू जीरो डालोगे तो अल्फा मिलेगा, तो अल्फा से लेकर फाइनल स्पीड जीरो, इस तरीके से लिमिट डालकर सॉल्व करोगे। मैं बोल रहा हूँ कि ये सब काम करोगे आंसर यही आएगा। तो इस वाले टाइम से अपने आप को बचा लिया। तो एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अब यहाँ पर इस बच्ची ने बोला कि पोजीशन कोऑर्डिनेट ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, ठीक है, और प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। अब इसने बोला कि सर इसमें इसका ओरिजेंटल रेंज निकालो। तो अब इसको देखकर है ना बच्चे डायरेक्ट सबसे पहले इसको ट्राजेक्टरी की क्वेश्चन में फिट करने का ट्राई करते हैं। अरे इतना करना ही नहीं है, डेरिवेशन पता है तो पता है कि एक्स मोशन होता है और वाई मोशन होता है। एक्स मोशन में बच्चों क्या होता है, एक्स में क्या होता है यू एक्स इंटू टी होता है, और वाई में क्या होता है ये, ठीक है, रेंज। और इसका डिस्प्लेसमेंट एस वाई कितना होता है, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर होगा, यही होता है। इसका अगर देखोगे तो इससे डायरेक्ट मैच कर रहा है। तो ये अगर देखो 3 इंटू टी हो गया, फिर इसका क्या माइनस 5 टी स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 3 टी प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। तो देखो अपना काम तो हो गया, अपना काम पता चल गया कि y की जो स्पीड है, y की जो स्पीड है बच्चों, y की स्पीड है 3, ये पता चल गया। और ये x का अगर देखोगे तो x का फंक्शन है 4 इंटू टी, तो y x की जो स्पीड है वो है 4, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। x की स्पीड है 3, तो 3 से अगर ऊपर बॉल को फेंकोगे तो वापस कितनी देर में आएगा, 3 से ऊपर जाके जीरो करना है, वापस आना है, 0.6 सेकंड लगेगा। 1 सेकंड में 10 मीटर से स्पीड कम या ज्यादा होती है ना, v इज इक्वल टू प्लस ए प्लस 80 करोगे, एक्सलेशन 10 का है, तो ऊपर जैसे अगर 50 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंकोगे तो हर एक सेकंड में 10 से कम होगी, है ना, तो 5 सेकंड लगेगा। तो इसी से डायरेक्ट तुरंत कर सकते हो। तो y कंपोनेंट की स्पीड हो गई 3, तो 3 से फेंके, फिर ऊपर जाके जीरो होगा, फिर वापस आकर 3 पर होगा, तो टोटल डिफरेंस 6 का होना चाहिए डिवाइडेड बाई 6। 0.3 ऊपर जाने में लगेगा, 0.3 नीचे आने में लगेगा, तो 0.6 टाइम हो गया। तो 3 से देखकर बता सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो 0.6 का है। और x में स्पीड कभी बदलती नहीं है, तो बराबर बराबर टाइम में बराबर बराबर चलेगा। तो x में स्पीड कितनी है, 4 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.6, दिस इज इक्वल टू 2.4। बिना पेन लगाए इसको एग्जाम में सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो 2.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब ये जल्दी कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि मुझे थ्योरी आती है और थ्योरी के हिसाब से पढ़ रखा है। अगर आप फॉर्मूला लगा लगा के सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो आपका फिर से टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी मतलब देखो सॉल्व कैसे करना, सॉल्व करने का तरीका देखो, ठीक है, थ्योरी, और उसके बाद फास्ट सॉल्व करने के लिए तरह तरह से डिजाइनर तरीके से सोचता हूँ कि इसको ऐसे लगा दूं क्या, इसको ऐसे लगा दूं क्या, और उससे मेरी स्पीड बढ़ती है। तो हर बार यही आपको भी करना है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला रट लिया और उसी को चिपकाने का ट्राई करोगे तो तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो एग्जाम में। ये किसी एक बच्चे ने भेजा था, ये भी न्यूमेरिकल मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, बोलता है कि एक हाई एल्टीट्यूड है कहीं पर इस तरीके से, और यहाँ पर टू इक्वल, हाँ ठीक है, एक इस तरीके का कुछ बॉडी है वो फट जाता है, फट जाता है तो वो बराबर बराबर में टूट के कुछ इधर भागता है कुछ इधर भागता है। अभी आपको तो इतना प्रैक्टिस करते करते पता चल गया हो गया कि मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। अगर दोनों तरफ का मास इक्वल है तो दोनों साइड वेलोसिटी बराबर होगी। तो ये बोलता है कि ये 10 मीटर पर सेकंड से भागा, तो ये भी कितने से भागेगा, 10 मीटर पर सेकंड से भागेगा। तो इसकी ट्रैजेक्टरी कुछ इस तरीके से होगी और इसकी भी ट्रैजेक्टरी इस साइड में एग्जैक्टली ऐसी होगी। अब ये बोलता है कि इसका देखो, इसका रेडियस वेक्टर ऐसे चेंज करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा तो इस तरीके का बनेगा,
और ये बोलता है कि अगर दूसरे वाले का भी बनाओगे तो उसका भी कुछ पोजीशन वेक्टर हर पॉइंट पर ऐसे ऐसे चेंज करता रहेगा। तो ये बोला कि वो टाइम निकालो जब दोनों के पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो जाए। ओके, अगर ये 90 हो जाए तो देखो डायग्राम कंप्लीटली सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो मैं ये बोल देता हूँ कि इस तरफ का एंगल तो 45 डिग्री हो जाना चाहिए, इस तरफ का एंगल तो 45 डिग्री हो जाना चाहिए। तो मैं डायग्राम देखो इस तरीके से बोल रहा हूँ कि इस तरीके से कन्वर्ट हो गया कि एक बॉडी इस तरीके से जा रही है और जिस समय इस तरीके का एंगल 45 डिग्री का बना रही है, 45 डिग्री का बना रही है, इसका मतलब क्या है कि जितना x में चलेगी उतना ही y में चलना चाहिए। तो डिस्प्लेस तभी तो 45 डिग्री बनेगा ना, रेडियस वेक्टर यहाँ पर कितना एंगल 45 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब x और y का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। तो x का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10 इंटू टी होगा, है ना। तो x का मोशन क्या है, x में ध्यान से देखो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड थी 10 थी, तो 10 इंटू टी होगा बेटा। और y में अगर लगाओगे तो कितना होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारा डेटा y का डाल देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, u y इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन इंटू वाई इंटू टी स्क्वायर। तो आप ड्रॉपर हो तो मुझे पता है कि आपको ये सब पता है। तो यू वाई इनिशियल स्पीड इन द वाई डायरेक्शन कितना था, वाई में कोई स्पीड नहीं थी तो जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर हाफ इंटू जी, जी यहाँ पर 10 डाल देते हैं नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मानकर, और टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर। और ये x इज इक्वल टू वाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसको 45 डिग्री बनाना है, तभी तो दूसरा वेक्टर भी एक्जैक्टली सिमेट्री में 45 बनाएगा और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू वाई कर लेते हैं, तो आंसर कितना आ रहा है 10t इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, t से t कैंसिल आउट हो जाता है, एक 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाता है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आया आपको समझ में, ठीक है। तो ध्यान से इस न्यूमेरिकल को पढ़ लो, इस न्यूमेरिकल का आंसर तो आ रहा है 2 सेकेंड। तो मैं इस न्यूमेरिकल को क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और देखो कितना प्यारा न्यूमेरिकल था, ठीक है। इसीलिए आप इसको अगर नहीं पढ़ पाए हो तो अच्छे से पढ़ लो कि इस न्यूमेरिकल में सिर्फ इतना सा पार्ट अगर आप ढंग से समझ जाते कि किस तरीके से प्रोजेक्टाइल अप्लाई करना है, तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फिर नहीं था प्रोजेक्टाइल का, पर एप्लीकेशन बेस्ड था, इसीलिए इस न्यूमेरिकल को मैंने आज की क्लास में उठा लिया। तो जानबूझकर क्या किया ना, 2-3 लगातार प्रोजेक्टाइल में प्रोजेक्टाइल आ रहे थे, मैंने सोचा सब एक साथ करो, एक साथ करके इनका ये प्रोजेक्टाइल का डाउट खत्म करो। बार बार बोलता हूँ, प्रोजेक्टाइल और सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM और प्रोजेक्टाइल आलू होते हैं, आलू, आलू क्या होता है ना, हर सब्जी में डाल देते हैं कहीं, उसी तरीके से इनको किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी चैप्टर में जहां पर कोई फोर्स दिखेगा वहां चिपका सकते हैं। कैपेसिटर में डाल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे, क्योंकि सब फोर्स है और कांस्टेंट फोर्स है, जहां पे भी न्यूमेरिकल होगा वहां पर इसको चिपका देंगे। तो ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल को और SHM को तो अच्छे से रिवाइज कर लें, कहीं पर भी मिल जाएगा। माई इंस्टीट्यूट, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। ये जो सर ने रिप्लाई किया है ना, बहुत बढ़िया सर, यही वो सर हैं जिनके कारण आज आप लोगों की क्लास में थे। मैं तो बंद करके जाने वाला था, मैं तो बंद करके जाने वाला था कि आधा घंटा हो गया, एक तो मैंने 11:15 से क्लास लगाई थी और 15 से 20 मिनट ये बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, और तो मैं जाने वाला था, फिर इन्होंने ही हेल्प करी। तो आप लोग इन सर को थैंक यू बोल देना। तो ये माई इंस्टीट्यूट सर हैं, ये है ना 9th-10th के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपके भाई बहन अगर होंगे, अगर उनको 9th-10th में हेल्प चाहिए होगी मैथ्स की, तो इनका चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, इनको पर्सनली जानता हूँ, मुझे पता है ये अच्छे टीचर हैं, इसलिए बस बता रहा हूँ। तो आज इन्होंने ही मुझे, अभी मैंने स्टेटस डाला था ना, तो फिर इन्होंने बताया कि आपके स्टार्ट क्यों नहीं हुआ सेशन अभी तक। तो मैंने बताया कि यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। तो फिर इन्होंने हेल्प करी, उन्होंने फिर आइडिया दिया कि ऐसा करो, नया सेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है, उसको छोड़ो और एक नया लिंक बनाओ। तो मैंने वो किया, तो उससे काम बन गया, ठीक है। अब क्यों दिक्कत हुई ये सब तो सोचने का टाइम नहीं था, पर हाँ इनके आइडिया से, इनके एडवाइस से आज का लेक्चर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो थैंक यू सर। और आप भी इसी तरह से मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते रहिए, जिस तरीके से आप बहुत बढ़िया से 9th-10th-11th तो सबको मैथ्स पढ़ाते हैं, मैंने गलती से 9th-10th बोल दिया होगा, तो अगर आपको डाउट हो तो इनको पकड़ना, आपको पता चल गया किसको पकड़ना है, ठीक है। इससे ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा। अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 फिर मुझसे प्रोजेक्टाइल का पूछा गया, तो देखो फिर से प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन पूछा गया, तो बार बार ये प्रोजेक्टाइल पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पर फिर से किस में आ गया, प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन देखो क्या है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंस डी, तो ये बोलता है, पहले तो मार्कर सेलेक्ट कर लो, मार्कर सेलेक्ट, ये वाला डिस्टेंस डी से ये प्रोजेक्टाइल को सेलेक्ट किया जाता है। अब ये बोलता है यूनिफॉर्मली चार्ज फ्लैट कंडक्टिंग प्लेट, तो ये कंडक्टिंग प्लेट, अब आप ऐसा मत सोचना कि बस इतना ही इनफाइनाइट बना लेना, क्योंकि दूसरा कोई रिजल्ट है नहीं अपने पास। तो कंडक्टिंग प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता हो, देखो इस बच्चे ने यहाँ पे ट्राई किया, जिसने भी भेजा है ना इसने ट्राई किया बेचारे ने, मेहनत तो करी है इसने, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये अच्छा लगता है कि आपने अटेम्प्ट लिया था, जिसने अटेम्प्ट लिया है ध्यान से देखो, इसने माना ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो फिर देखो इसने लिखा है कि यहाँ पर वेलोसिटी v नॉट से भेजा है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा q। देखो इसने ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व कर लिया था, ठीक है, जिसने भी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर क्यों लगे? अरे बच्चों लगेगा क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन है तो फिर चार्ज कैसा हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू हो जाएगा ना, तो फोर्स तो लगेगा नीचे। तो इस जिस बच्चे ने न्यूमेरिकल भेजा है ना, उसने पूरा सॉल्व कर लिया है। मैं सच बता रहा हूँ, ये फिर प्रोजेक्टाइल में फंस रहा है, ये प्रोजेक्टाइल का बेसिक इसका ठीक नहीं है अभी। तो यहाँ पर देखो वी नॉट से, तो एक्स एक्सिस में वी नॉट से फेंका, तो वाई एक्सिस में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी इन वाई कितना है, जीरो। लेकिन वाई में फोर्स है, और फोर्स कितना है, क्यू है, क्यू फोर्स है, तो डिवाइडेड बाई मास कर दूंगा, तो ये एक्सेलेरेशन है क्या, ये जी इफेक्टिव हो गया क्या, जी ग्रेविटेशनल फील्ड जितना काम कर रहा था उतना ही क्यू बाई एम भी कर रहा है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ध्यान से देखो। ये बोलता है कि यहाँ पर आएगा तो कितने टाइम में आएगा, क्या पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है। चलो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो ये वाला डिस्टेंस एल है, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वी नॉट इंटू टाइम हो जाएगा, वेलोसिटी इन द एक्स इंटू टाइम हो जाएगा, और वी वाई। अब इधर का अगर डिस्टेंस देखोगे तो इधर का डिस्टेंस बच्चों वाई का जो डिस्टेंस इसने डी दे रखा है, तो इसमें अगर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन द वाई एक्सिस लगाओगे तो कितना निकल के आएगा, ये वाला पार्ट गया हाफ, और एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन अगर देखोगे तो जी इफेक्टिव क्यू बाई एम, तो क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ये इसका डी हो गया। तो ध्यान से देखो, ये वाला डेटा मिल गया, ये वाला डेटा मिल गया। अब अपना काम नहीं हो गया क्या, अपना काम हो गया। इस टी की वैल्यू कितनी होगी, टी की वैल्यू होगी एल डिवाइडेड बाई वी नॉट, तो इसको उठाकर इसमें पटक देते हैं, तो d इज इक्वल टू वन बाई टू क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू है एल बाई वी नॉट का होल स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब तुम बोलोगे सर सब कुछ तो लिख ही दिया, निकाल क्या रहे हैं, तो बच्चों ध्यान से देखो, इसने सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रखा है, तो अब आपको पता होना चाहिए ना कि कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यही होता है ना, कि गलत लिख दिया फिर से? मैं आज पागल हो गया हूँ, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर डाल दो, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डाल दो, और ये निकालना है तो इसको इधर रखो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो, तो आ जाएगा टू डी एम, डी यहाँ है, टू यहाँ है, एम यहाँ है, तो टू डी एम हो गया, वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा, और एल स्क्वायर आ जाएगा, दिस विल बी, और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आएगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा। यही सॉल्व करना था। आया समझ में? अभी अभी बोला था आलू है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल आलू है, कहीं पर भी चिपका देता है। देखो ये वाला दिख रहा है, ये डी ऑप्शन दिल्ली में दिख रहा है, टू डी एप्सिलॉन नॉट एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू, चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज इंटू लेंथ स्क्वायर। हाँ देखो, ये अलमास ने भेजा था, लिखी है, मेहनत किया हुआ नहीं था, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तभी तो डाउट पूछ रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो देखो इसने अटेम्प्ट किया था, पर अब क्या है, बार बार समझो, ठीक है, इसको डायरेक्ट किधर से सॉल्व करना था, प्रोजेक्टाइल से, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल बार बार कैसे पूछ रहे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं पूछ रहे। वो चाहते हैं कि आपको प्रोजेक्टाइल का बेसिक ठीक से डिवाइड हो, अच्छे से ध्यान हो कि एक्स एक्सिस मोशन होता है, वाई एक्सिस मोशन है, उधर से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़े, अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं। अगले न्यूमेरिकल, जान तो लास्ट लास्ट सेक्शन में बताया था ना, आज तो जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तो बताया था तुम्हें। पिछली बार मैंने देखा था कि मेरा सारा क्वेश्चन नीट का खत्म हो गया था, तो मैंने कहा था कि अब क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा बम्बार्डमेंट किया है ना बच्चों ने, ऐसा बम्बार्डमेंट किया है, भर दिया व्हाट्सएप, व्हाट्सएप भी भर दिया और टेलीग्राम भी भर दिया। तो जितने क्वेश्चन आज ले लेंगे और उसके बाद फिर दूसरा लेंगे। हम्म। और एकदम ईमानदारी से पढ़ाई करते रहना, ठीक है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है, जब तक होती है ना, जब तक है जान तब तक पढ़ना होता है। कोई दूसरे फील्ड में भी चले जाओगे कि चलो ठीक है सर मेरा नहीं हो रहा है मेडिकल, मैं इस साल अटेम्प्ट नहीं लूंगी, छोड़ देती हूँ, कुछ और करूंगी जीवन में, तो भैया एक बात बताओ, कोई दूसरा काम करने जाओगे वो भी आसान है क्या? तो कोई भी काम आसान नहीं है, मेहनत तो लगेगी सब में बराबर ही। तो अब कोई अगर चीज उठा लिया है जीवन में, एक टारगेट उठा लिया है, तो फिर उस पर तो अपना 100% देना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा ना, कि पहले तो आपका अपने ऊपर से भरोसा गायब होगा, कि आप हमेशा एक कमिटमेंट करते हो कि मैं ये करूंगा ये करूंगी, उसका उसको छोड़ देंगे। फिर उसके घर वालों को जाकर बोलोगे कि मम्मी मम्मी मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, कल को मुझे एक्टर बनना है, परसों ये बनना है, उनका भी भरोसा खत्म हो जाएगा कि भैया ये तो डेली अपने हॉबी की तरह ले रहा है अपने कैरियर को, ठीक है। तो इसीलिए अगर कुछ उठा लिया है, टेंशन होती है यार, कई सारे बच्चे इसमें ऐसे डाउट ले रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने एक दो बार अटेम्प्ट ले रखा है, तो यार छोटी मोटी चीज के लिए पढ़ाई नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगर एम्स में एडमिशन चाहिए तो ये है माउंट एवरेस्ट, तो मेहनत भी माउंट एवरेस्ट वाली ही लगेगी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि तुमको पता है दिल्ली में पहाड़ है, दिल्ली रिज बोलते हैं इसको, ठीक है।
जो प्रेसिडेंट का हाउस होता है ना, उसका नाम है रायसीना हिल्स। हिल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रायसीना हिल्स ही है, हिल्स पे बनाया गया, हिल्स पे बनाया गया। तो दिल्ली में पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ है, समझ रहे हो? तो अब बोलो कि मैं तो सर दिल्ली पता कर लिया, दिल्ली पता कर लिया। अबे भैया, माउंट एवरेस्ट अलग चीज है ना, छोटा मोटा पहाड़ नहीं, चीजें बदल जाती हैं। तो आपने बचपन में एक छोटा सा क्विज जीत लिया, यहाँ पे वो कर लिया, छोटा मोटा कहीं पे कोई कंपटीशन जीत लिया, और अब सोच रहे हैं क्यों निकल जाएगा। तो सिंपल वाले तरीके से तो नहीं निकलेगा। तो उसकी अपनी फाइट है, अपनी मेहनत है, उसका अपना एप्रिसिएशन है। तो ध्यान रखना, ये दमदार है ना। यहाँ पर जाके दुनिया अलग दिखती है, और उसके लिए, और ये आप सबको पता है, आप मुझे पता है कि आप सबको ये पता है, आप लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, आपको पता है कि मेहनत वाली चीज़ है। ठीक है, तो फिर आपको उतनी मेहनत लगेगी। तो ध्यान रखना कि कई बार है ना, वो ऐसा फील आता है यार मुझसे नहीं होगा, सब खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। तो आपको उस फील को खत्म करना होता है, नहीं करोगे तो फंस जाओगे। तो ध्यान रखना, जब तक टाइम है तब तक 100% अपना देना है। तो पहले तो इस माउंट एवरेस्ट को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग करने वाले हैं पता। कर लिया माउंट एवरेस्ट को पता, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को जीत जाना है। अब ये वाला न्यूमेरिकल जिन लोगों ने आईडीएससी मुझसे पढ़ा होगा, ये क्लास इलस्ट्रेशन में लिया था, ठीक है। तो अब ये डाउट है, चलो बता देता हूँ। मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी कि हम लोग जब ये तुम फॉर्मूला लगाते हो ना, कोई भी फॉर्मूला रखते हो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, सॉल्व करते हो तो ये आता है डी टैन थीटा, डी टैन थीटा। और ये आता है डी वाई बाई कैपिटल डी, या कुछ ऐसा आता है, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेना वाईडीएससी का। तो ये फॉर्मूला बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन के साथ आता है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि आपका d इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D होना चाहिए, तब ये d साइन थीटा d टैन थीटा में कन्वर्ट होता है। और ये अगर इससे भी छोटा हो, ये दूसरा अप्रोक्सीमेशन होता है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये होता है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन ये होता है कि लैम्डा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल देन स्मॉल d, तब ये d टैन थीटा इसमें कन्वर्ट होता है, नहीं तो आप नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बोलता है कि ये वाईटीएससी का ये जो दो छोटा छोटा है ना, ये स्लिट, इसके बीच का डिस्टेंस दी है, और यहाँ पे कोई स्क्रीन है, यहाँ पर आपको बताना है कितना मैक्सिमम मिलेगा, कितना मिनिमम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए लैम्डा इज वेरी स्मॉल दैन डी। लेकिन यहाँ पर देखो, इस न्यूमेरिकल में डी की वैल्यू 5/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा है, तो 2.5 लैम्डा है। 2.5 लैम्डा, ये तो छोटा क्या, कंपेरेबल है। इसका मतलब एक अप्रोक्सीमेशन तो नहीं लगेगा। डी टैन थीटा कैन नॉट बी रिटन एज डी वाई बाई कैपिटल डी, ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। तो जब ये यूज नहीं कर पाते, तो यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा ऐसा नहीं कि बहुत सारा कोई भी मैक्सिमम मिनिमा निकाल दो, ऐसा नहीं। तो ध्यान से देखो, ये डी कितना है, 2.5 लैम्डा है। अब होता क्या है, डेल्टा एक्स यहाँ पर निकालते हैं। ये रहा S1 सोर्स, ये रहा S2 सोर्स, यहाँ से यहाँ तक आओगे तो दोनों डिस्टेंस बराबर, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। थीटा वेरी स्मॉल इक्वल टू टैन थीटा। आया समझ में, ये क्लास में कराया। तो आखिर होता क्या, डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना होता है। तो अगर यहाँ पर गए तो डेल्टा एक्स S1 से चलते हुए आए तो ये S1 पी होता था और ये S2 पी होता है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को डेल्टा एक्स होता है। मैंने बोर्ड बहुत गंदे से भर दिया, तो थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है। ढंग से सुनना, ठीक है। यहाँ पर बना रहा हूँ इस तरीके से, ये बनाया S1 बनाया, ये बनाया S2 बनाया, और ये इस तरीके की लाइन। अब ध्यान से देखो, ये इस तरीके से जाते जाएंगे तो ये डेल्टा एक्स बढ़ता जाएगा, और ज्यादा ये वाला पॉइंट पर सॉल्व करूंगा तो ये S1P यहाँ पर हुआ, और ये वाला S2P यहाँ पर हुआ, और इसके बीच का डिफरेंस बढ़ते जाए। तो ये कितने दूर तक स्क्रीन पे जा सकता है, ठीक है, उसको निकालना है। स्क्रीन पे कितने दूर तक जा सकता है, ये ऑलमोस्ट टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं। इन्फिनिटी पे कर देंगे तो S1 ऐसे चल रहा होगा और S2 ऐसे चल रहा होगा, दोनों लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे। तो इसके बीच का डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा 2.5 लैम्डा। देखो, ये ऑलमोस्ट लाइन सीधी हो गई, ये लाइन ऑलमोस्ट सीधी हो गई, ये हो गया S1P हो जाएगा, और ये हो जाएगा S2P। ठीक है, इन्फिनिटी पर जाऊंगा तो दोनों लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगी, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यही डेल्टा एक्स हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 2.5 लैम्डा। मतलब डेल्टा एक्स अगर यहाँ पे प्लॉट करोगे स्क्रीन पर, तो यहाँ पर 0 आएगा, इस साइड में डेल्टा एक्स आएगा 2.5 लैम्डा आएगा, और इसी तरीके से नीचे माइनस इन्फिनिटी पर अगर सॉल्व कर रहे होगे तो डेल्टा एक्स कितना आएगा, -2.5 लैम्डा। तो डेल्टा एक्स यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2.5 लैम्डा, इसका मतलब बीच में कहीं पर डेल्टा एक्स लैम्डा भी होगा, कहीं पर डेल्टा एक्स 2 लैम्डा भी होगा। इन्फिनिटी में 2.5 लैम्डा है, तो इससे आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे। सेम कहानी यहाँ पर होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -2 लैम्डा होगा। तो इस तरीके का पाथ डिफरेंस को पूरा का पूरा प्लॉट कर दिया कि स्क्रीन पर कितने पॉसिबल पाथ डिफरेंस है। अब ये आपसे मैक्सिमा चाहता है या मिनिमा, पढ़ लो। तो ये आपसे चाहता है मैक्सिमा चाहता है, तो मैक्सिमा कौन कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमा कौन कौन सा मिलेगा, मैक्सिमा कौन कौन सा मिलेगा, 1 2 3 4 5।
मिनिमा पूछता तो मिनिमा कहाँ कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, यहाँ पर मिलता है 3 लैम्डा बाई टू, फिर आप बोलते हैं 2.5, अगर 2.5 लैम्डा तो इन्फिनिटी है तो उसको नहीं लिखते हैं। तो मिनिमम मैक्सिमा अगर ढूंढते बच्चों तो मैक्सिमम कितना मिला, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम मिला 5। मिनिमा अगर इस स्क्रीन पे ढूंढते तो यहाँ पर मिलता, यहाँ पर मिलता, फिर माइनस लैम्डा बाई टू पर मिलता, और -3 लैम्डा बाई टू पर मिलता, फिर आगे नहीं मिलता। तो मिनिमम मिलता 4 और मैक्सिमम मिलता 5। मेरा पॉइंट आया समझ में? तो जाकर ये वाला भी न्यूमेरिकल एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसी का एक दूसरा प्रोफाइल का न्यूमेरिकल आता है, ये वाला आता है जो आपको क्लास में कराया होगा, ठीक है, कि S1 यहाँ पर है, S2 यहाँ पर है, ठीक है, और ये इस तरीके से इनके बीच में D है 2.5 लैम्डा। तो इसके बीच है, इस लाइन पर कितना मैक्सिमा मिलेगा और कितना मिनिमा मिलेगा उसको सॉल्व करो। क्लास नोट में करा रखा है, ठीक है। तो जाकर एक बार रिवाइज करो, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो डाउट रह जाता है तो फिर अगले सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये वाला एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, कि यहाँ पर एक सोर्स है, एक सोर्स यहाँ पर है, और इसके बीच का डिस्टेंस d इज इक्वल टू 2.5 लैम्डा है। तो कोई अगर इनके बीच में चलना स्टार्ट करे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ट्राई मैक्सिमा दिखेंगे और कितने मिनिमा दिखेंगे, ठीक है। तो ये इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करके मुझे बताना कितने मैक्सिमा मिलते हैं और कितने मिनिमा मिलते हैं, ठीक है। या अभी निकाल सकते हो तो चैट में डाल देना, नहीं तो फिर अपना फोटो खींच खींच के जो भी आंसर आएगा अपना टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल देना, तो वहाँ बता दूंगा, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क। क्लास नोट को अच्छे से रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे वहीं पर सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि मुझे किसी बच्चे ने भेजा और मैंने उससे पूछा भी कि ये वाला न्यूमेरिकल आपने कहाँ से उठाकर भेजा है। तो उसने बोला कि अरे सर ये मुझे यहाँ मिला वहाँ मिला, तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखो ये मेडिकल का नहीं हो सकता है। मैं 100% बोल रहा हूँ, ये मेडिकल का न्यूमेरिकल नहीं है। किसी रैंडम इंसान ने कुछ भी उठाकर कहीं से क्वेश्चन उठाकर कहीं पे पटक दिया, बच्चों को तंग कर रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये मेडिकल का क्वेश्चन है ही नहीं। जेई का सिलेबस मैं मानता हूँ, जेई में पढ़ाना होता है, जेई वालों के एग्जाम में आता है, जेई एडवांस पूछता है, तो ठीक है, बस इसको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, अगर ये स्टेटमेंट एग्जाम में दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, ट्रू और फॉल्स, सोच कर बताओ तो। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आपका करूंगा वेट, और आप मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, ट्रू और फॉल्स। सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, ट्रू और फॉल्स। क्या लगता है आपको? कोई दिखता ही नहीं है, भाग गए क्या सकते सर? या आवाज ही जानी बंद हो गई? ट्रू, आकाश ने बोला ट्रू। ट्रू सर, कन्वर्स। और बताओ और बताओ, और रिप्लाई चाहिए। ट्रू सर, मिस्टेक हो गया, ट्रू सर। अदिति ने भी ट्रू बोला है। और बताओ। निखिल सेठ, अरे निखिल जी आप भी हैं। निखिल ने तो आंसर ही लिख दिया। यशी ने भी ट्रू बोला है। निखिल बेटा, आंसर तो आप बता दिए कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन आप ये स्टेटमेंट का गलत आंसर दे। अलमास ने भी यस बोला, ट्रू बोला, ट्रू बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आंसर कंजर्वेटिव। विनय, विनय का मतलब किरण। किरण बेटा, मैंने जो स्टेटमेंट किया वो बता, ट्रू है या फॉल्स है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, ट्रू और फॉल्स, ये पूछा मैंने। आप जो लिख रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ मेरा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, मैक्सिमम लोगों को आंसर दिख रहा है ट्रू दिख रहा है ना। तो मैक्सिमम लोगों को आंसर ट्रू दिख रहा है, और ये निखिल भैया हैं आपके सीनियर है, उन्होंने आकर एग्जैक्ट आंसर बता दिया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे उन्होंने इसलिए बता दिया है क्योंकि भाई साहब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो और किस में है निखिल, एनएसआईटी में है, डीटीयू में है? डीटीयू में आई थिंक, है ना।
सुशांत सिंह राजपूत जी जिस कॉलेज से पास आउट हैं उसी कॉलेज के ये हैं, तो दोनों जो उनके एल्यूमनाई हुए, तो फिर एनएसआई डीटी होना चाहिए। तो निखिल ने आंसर दे दिया, क्योंकि अब इतनी मेहनत करके उसने इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो उसने जेई एडवांस क्लियर किया है, तो बच्चे ने जेई एडवांस क्लियर किया है, अच्छा कॉलेज में गया है, तो जेई मेंस जेई एडवांस दोनों क्लियर किया था, तो डीटीयू में हो गया था, जिसको जहाँ उसको अपने पसंद का ब्रांच और अपने पसंद की जगह मिली। दिल्ली का बच्चा है, दिल्ली में कॉलेज है, फुल इंजॉय कर रहा है बंदा। तो अभी इंटर्न भी लगा ली थी उसने, तो कंजर्वेटिव होता था शायद। तो अब बैठ के तू भी सुन निखिल, ठीक है। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दो तरीके का है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे तो बैटरी के अंदर भी है। तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये रहा हाई पोटेंशियल, ये रहा लो पोटेंशियल, और यहाँ पे चार्ज इधर से इधर चल रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल नहीं हो गई। तो बैटरी के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंजर्वेटिव हुआ है, नॉन कंजर्वेटिव हुआ, नॉन कंजर्वेटिव हुआ। उसके बाद दूसरा फील्ड आपका है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे पड़ा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक फ्लक्स चेंज करता है, डी फाइव बी बाई डी टी। यहाँ से अगर जब सॉल्व करते हो तो यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट होता है आपका, तो यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लूप में होता है, और आपने तो पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लूप में नहीं होता है, तो यहाँ पर तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे लूप में आ गया। लूप में आया तो वो कैसे कंजर्वेटिव हो गया, तो ध्यान रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सिलेबस में दो है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ठीक है, ये आपका कैसा है, ये कंजर्वेटिव है। लेकिन इसके अलावा कोई भी दूसरा फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। दो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सिलेबस में है, एक इनसाइड द बैटरी और दूसरा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों कैसे हैं, नॉन कंजर्वेटिव है, इस बात को ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट आया समझ में। तो मैंने स्टेटमेंट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन फील्ड, तो ये नहीं, हमेशा सही नहीं होगा। इसीलिए देखो इस न्यूमेरिकल में बोला है अच्छे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये साफ साफ बोल रहा है कि भैया मैं कंजर्वेटिव की बात कर रहा हूँ, कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, इसलिए बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा तभी वो क्या होगा, ये कंजर्वेटिव होगा। हाँ, देखा अलमास ने बोला दिस इज रिटन इन एससीबीआर, अगर पढ़ रखा है तो उसको अब अप्लाई करना है। अब देखो इसका जो सही आंसर होता है ना, इसमें थोड़ी सी मैथ्स होती है। अब इसने पूछा है डाउट, इसीलिए बस बता रहा हूँ। डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो होता है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इससे पता चल जाता है वो फील्ड कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। और तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक मैट्रिक्स सॉल्व करना होता है आई जे के, और डेल क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा ई एक्स ई वाई और ई जेड। तो इसका जो कर्ल होता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अब इसीलिए मैं बोल रहा था मेडिकल का क्वेश्चन नहीं है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आता है आई, ठीक है। तो कई सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बच्चे को ये प्रैक्टिस नहीं पढ़ा के रिजल्ट रटवा देते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डेल अपॉन डेल वाई, तो ये ई जेड आएगा, माइनस डेल ई वाई अपॉन डेल, हाँ क्या आ गया, हाँ ये डेल ई जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई, डेल ई वाई डिवाइडेड बाई डेल जेड, ये हो जाएगा। जे में अगर सॉल्व करोगे तो माइनस जे, इसको सॉल्व करोगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स ई जेड, माइनस डेल अपॉन डेल जेड ई एक्स। उसके बाद अगर के में लिखोगे बच्चों तो के में बनेगा डेल डेल डेल, इसको मल्टीप्लाई करो डेल अपॉन डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये होना चाहिए नल वेक्टर, ये होना चाहिए नल वेक्टर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आई भी जीरो होना चाहिए, जे भी जीरो होना चाहिए, के भी जीरो होना चाहिए। तो इसीलिए कई इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, ऐसे रटवा देते हैं कि इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नीड टू बी द कंजर्वेटिव, थ्री कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, और इस तरीके से लिखवा देते हैं कि अगर आई जीरो होगा तो डेल ई जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई शुड बी इक्वल टू डेल ई वाई डिवाइडेड बाई डेल जेड। फिर दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए डेल ई जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ई एक्स डिवाइडेड बाई डेल जेड। और लास्ट कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, के भी जीरो होना चाहिए, तो डेल ई वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ई एक्स डिवाइडेड बाई डेल वाई। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, मतलब वो फील्ड क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। ये मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, मैकेनिक्स में भी फोर्सेस कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, तो वहां पर उसका डेल निकाल के इक्वल टू जीरो करना होता है। तो ये कहीं से भी मेडिकल का क्वेश्चन नहीं है, आपको मन किया डाउट पूछने का, आपने मुझसे पूछ लिया,
और इसीलिए मैंने पूछा भी था कि बेटा आपने ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया, फिर मेडिकल का क्वेश्चन कहीं से नहीं। अब क्या है, ये कंडीशंस आपको इन सब पर चेक करनी पड़ेगी, चेक करते जाओ। और ये बोला है चूज द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको उठाकर, तो कुछ सेटिस्फाई करेंगे कुछ सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ये अब आपको सॉल्व करना है। ये हो गया ई एक्स हो गया, ये ई वाई हो गया, और ये हो गया ई जेड। डेल का मतलब सिंपल होता है, डेल का मतलब होता है ना डिफरेंशिएट तो करो, डिफरेंशिएट ये लिखो डेल अपॉन डेल वाई। इसका मतलब डेल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट होना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वाई ओनली। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और जेड उसमें कांस्टेंट मान लो। तो जैसे अगर डेल ई जेड है, तो मान लो ई जेड मुझे पता नहीं, मान लो किसी न्यूमेरिकल में डेल अपॉन डेल वाई लिखा और ई जेड की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई जेड है, ऐसा है। ये इसका वैल्यू ई जेड का इतना गंदा सा है। तो इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वाई, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वाई, कंसिडरिंग अदर्स वेरिएबल्स एज द कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई वेरिएबल है, एक्स और जेड कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर जेड को डिफरेंशिएट नहीं करना, वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला डिफरेंशिएशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई करते करते तो और उससे पता चल जाएगा। ये वाला पार्ट आया समझ में, तो ये वाला पार्ट ठीक है। तो अब ये फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप मेडिकल के बच्चे हो इसको देख रहे हो, स्किप मार दो, कोई टेंशन ही नहीं पालना, ठीक है। तो ये मेडिकल का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था, ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था। तो बस याद रखना, हाँ मेडिकल वाले अधिक से अधिक ये याद कर लो कि अगर हो सके, अगर कहीं इनकेस पूछ दे, बाई चांस अगर पूछ दे, तो फिर ये याद रखो कि व्हाट इज द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर ए फील्ड टू द कंजर्वेटिव। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो। तो ये डेल एक वेक्टर होता है, वेक्टर ऑपरेटर होता है, तो ई का जो कर्ल होना चाहिए उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बैठ के आप सॉल्व करने मत लग जाना, ठीक है। अब किसी को हाई फाई पेपर बनाने का मन होता है, बच्चों को डराने का मन होता है कि हम इंडिया के बेस्ट कोचिंग क्लास हैं, कुछ भी डाल दो, वो अलग बात है, लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये वाला पार्ट हो गया, और तो कोई क्वेश्चन लिया ही नहीं है, तो बस इतने ही क्वेश्चन लिए थे आज। 1 बजे हम लोग का, और जिसमें से मैक्सिमम टाइम मेरे नेट कनेक्टिविटी के कारण गड़बड़ हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और बस घर पे जाओ, अरे घर पे क्या जाओ, मतलब घर पे आराम करो, एंजॉय करो। और कैसा लगा सेशन ये भी बता देना। बहुत सारे बच्चे आज जुड़ गए थे। एक बात तुम लोग में अच्छी है, कुछ बच्चे लगातार कंसिस्टेंट है। और दूसरी चीज, आज मैं एक बच्चे से व्हाट्सएप पर डिस्कस भी कर रहा था। अब है ना, कुछ पुराने तरीके के डाउट्स आने बंद हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके डाउट सही में क्लियर हो रहे हैं। मतलब ऐसा मतलब ये अपनी पढ़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा, मतलब क्या था ना, पहले एक अलग फॉर्मेट के डाउट्स आ रहे थे और कुछ दिन तक लगातार एक जैसे डाउट है, अब दूसरे तरीके के डाउट्स आ रहे हैं। स्टार्टिंग के डाउट्स मैक्सिमम क्या थे ना, चार्जेस का वो, जैसे कि अरे उसको क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन का न्यूमेरिकल आ रहा है, तो सिर्फ मैकेनिक्स ही चल रहा है, सिर्फ इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आ रहे थे। जब वो वाला पार्ट मैंने देखा धीरे धीरे अब कम होते जा रहा है, अब क्लास 12 वाले टॉपिक्स के डाउट ज़्यादा आ रहे हैं। अब मुझे ये देखना है कि कब फ्लूइड के, सरफेस टेंशन के और थर्मल फिजिक्स के, ये सब वाले पार्ट में आप एंट्री मार दो। तो धीरे धीरे कुछ दिन में ये सारे डाउट्स भी आपके खत्म हो जाएंगे, देख लें। और बेटर है, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे अभी पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं जानते हैं, और फिर से सेशन आप लोग के लिए प्रोडक्टिव रहा होगा, मैंने आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराया होगा। ठीक है बच्चों, तो मेहनत करते रहो, टिके रहो, लगे रहो, और लगे रहोगे तो शायद जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। कंसिस्टेंसी याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, भूल गया, इंग्लिश खराब है ना मेरी। परसीवियरेंस, परसीवियरेंस, इस वर्ड को जाके देखो। और दूसरी चीज़ मैंने लास्ट ईयर सीखी, रेजिलियंस। ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा है, इसको मैंने जीवन में ट्राई करने का ट्राई किया, ठीक है। कि एक बार अगर एक तो है कि लगे रहो, दूसरा रेजिलियंस का मतलब क्या होता है ना, कि एक बार जीवन में धक्का खाया, उसके बाद आप कितनी जल्दी उठते हो, बाउंस बैक करते हो। तो मैं बहुत टाइम लेता था हमेशा, कभी मेरे साथ अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं सही में डिप्रेशन में था। फिर उसके बाद मुझे आने में टाइम लगता था, फिर मुझे पता चला कि ये तो सबसे बड़ा वेस्टेज है। और कितना रेजिलियंट है आप, एक बार गिरने के बाद फिर आप उठ खड़े होते हैं, चलो अच्छी बात है, पर कितना टाइम ले रहे हैं उठ खड़े होने में, ये मैटर करता है। तो मैंने खुद अपने आप को ये सिखाया है पिछले 1 साल में, अपने दिमाग को समझाया कि रेजिलियंट बनो यार, इतना क्या फालतू का टेंशन लेना। अगर कुछ खत्म हो गया, कुछ सही नहीं हो पाया, तो दोबारा उठना तो है, जल्दी उठो, कितना टाइम लगाओगे उठने में। और दूसरी बात है, उठो तो फिर मेहनत करो, और लगातार मेहनत करो, इसको बोलते हैं परसीवियरेंस।
तो ये दोनों चीज़ें है ना, पता नहीं मुझे ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो आप लोग को भी बोलूँगा कि अपनी अपनी गलतियाँ देखो, अपने आप को थोड़ा, सब बोलते हैं ना मोटिवेटेड रहो। अरे यार मोटिवेटेड कैसे रहेंगे, इतनी टेंशन लाइफ में रहेगी, मोटिवेटेड कैसे रहेंगे? तो मोटिवेटेड रहने का बस एक ही तरीका है, सेल्फ मोटिवेशन। खुद को, अपने आप को अच्छा फील कराओ, अप्रिशिएट करो कि भैया जो चल रहा है ठीक चल रहा है, लाइफ बहुत बड़ी है और अभी उसका भी एक छोटा सा पार्ट हमने किया है। तो जब तक मेहनत कर सकेंगे मेहनत करेंगे, अच्छा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आगे मूव ऑन करेंगे, इसमें क्या टेंशन है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखा जाए, सेशन क्लोज करें। और ठीक है, अब चलो फिर निकलते हैं, बंद करते हैं सेशन को। तो सेशन को बंद करने के पहले एक काम कर देना। क्या काम कर देना? कि वहाँ पर एक छोटा सा ना थम्स अप, वहाँ पर जाकर उसको दबा देना। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया है तो उसके कारण गुस्सा नहीं होना कि अरे यार लेट है, लेट किया, आज तो नहीं देंगे इसको थम्स अप। कर देना, मन करे तो थम्स अप कर देना और अपने बाकी दोस्तों को भी बता दो। और देखते हैं, अब जेई वालों का डिमांड बढ़ते जा रहा है तो जेई वालों का भी कुछ करते हैं, जेई वालों का भी कुछ करते हैं, सोचते हैं उनका भी टाइम निकाल सकेंगे तो निकालते हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात और, वही वाला कि मैं मंडे को नहीं आ पा रहा हूँ तो मैं ट्राई करूँगा कि संडे आ जाऊँ, ठीक है, ट्यूसडे आ जाऊँ और वेडनेसडे ऑफ कर लेते हैं और फिर थर्सडे आ जाऊँ, तो 3 सेशन कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा टाइम बदल लूँगा, तो संडे, ट्यूसडे और थर्सडे आने का ट्राई करूँगा। तो ये 3 दिन मैं सोच रहा हूँ कि रख लूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो बता देना, ठीक है, तो फिर उसके साथ में थोड़ा सा चेंजेस कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, रखता हूँ फिर, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करो, खुश रहो, सबसे बड़ी बात है खुश रहो। ठीक है, बाय, चलो बाय बेटा, निखिल बेटा गुड नाइट सर, गुड नाइट। अदिति बाय सर, अदिति थैंक यू बेटा, बाय सर, आकाश ने भी बाय बोला, अलमास ने भी बाय बोला। चलो चलो फिर है बच्चों, रख रहा हूँ, गुड नाइट, टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू।